अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तकमीले इश्क। रिवेंज बेस्ड, फोर्स बेस्ड निकाह, एक्सट्रीम बेस्ड लव, आर्मी बेस्ड किडनैपिंग बेस्ड और बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही डिफरेंट होने जा रही है जी, तो चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। उसके कदम पोस्ट हुए। मरियम आवाज़ सुनकर उसका ज़मीर जगा, लेकिन फिर से सुला दिया। आज जो तुमने किया उसके बाद कोई दोस्त किसी दूसरे पर एतबार नहीं करेगा। निदा की भराई हुई आवाज़ मरियम के कानों से टकराई। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे और मरियम का जी चाहा कि वो निदा को यहाँ से गायब कर दे, लेकिन वो मजबूर थी और ये सिर्फ वही जानती थी कि लेकिन उसकी मजबूरी तो इतनी बड़ी तो ना थी कि वो अपनी दोस्त की इज्जत को ही दाव पर लगा दे। मरियम ने खुद कुछ कहने पर बाज रखा और बिना पलटे वापस अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। उस शख्स ने निदा को कलाई से जोर से झगड़ा और निदा तड़प कर रह गई और उसने गलती की थी सिकंदर की बात न मानकर। उसका इसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वह नाजुक सी लड़की एक देव हैकल के कब्जे में फड़फड़ा कर रह गई। सब उसके आदमी अपनी अपनी गाड़ियों की जानी बढ़े। वो शख्स भी निदा को लिए अपनी स्पेशल गाड़ी की जानी बढ़ा और निदा का दिमाग यकदम हरकत में आया और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स के काबू से निकलना उसके बस की बात न थी। गाड़ी के करीब ले जाकर उस शख्स ने निदा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो गाड़ी की सीट पर जा गिरी और उसके होंठ का किनारा फट गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने सख्ती से मुठियां पींची और जदी बेहोश कर इस साली को सारे रास्ते दिमाग खाएगी। उसने अपने एक बंदे को आवाज़ देकर कहा और पलक चपकते आगे बढ़ा, खबरदार जो मुझे छुआ तो पीछे हटो। निदा चटपटाई और वो उसे क्लोरोफॉर्म सिंघाकर बेहोश कर चुका था। ठीक है, अड्डे पर मिलते हैं, निकलो अब सब यहाँ से। उस शख्स ने आर्डर लगाया और खुद फ्रंट सीट पर आ बैठा। मोबाइल ऑन कर लिया। बस काम हो गया है, लड़की हमारे कब्जे में है। अब वो मेजर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बेफिक्र रहें। गाड़ी अपनी मंजिल की तरह रवाना तवां थी। नौफल सिकंदर से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन गाड़ियों के पीछे था और उनका टारगेट उन्हें जिंदा पकड़ना था। 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी नज़रों से ओझल होगी, वही जिसमें निदा थी। और नौफल ये बात नहीं जानता था कि सिकंदर ने सब उसे बताया, लेकिन वो लड़की निदा है ये बता सका। और नौफल जानता था कि वो गायब होने वाली गाड़ी कहाँ गायब हुई। उसका टारगेट बाकी 2 गाड़ियाँ थीं जिनमें के ताक़ुब में वह जल्दी उन तक पहुँच चुका था और उनकी मज़ाहमत पर अपना दिफा करते हुए वो उन पर गोला बारूद कर चुका था और जबकि 8 कब्जे में ले चुके थे। ये तुम कहाँ जा रहे हो? उस शख्स ने मोबाइल नजरें हटाते हुए उसकी जानिब देखा और हैरान हुआ। वो परेशान हुआ था। डरो, पीछे हटो। ड्राइवर की तरफ वो कोई जवाब न आया तो बल्कि स्पीड मजीद बढ़ गई। उस शख्स ने रुख फेर कर ड्राइवर को देखा तो बुरी तरह चौंका। कौन हो तुम? घबराए हुए पूछा, जबकि सिकंदर ने एक कहर की उस पर डाली तो वो बुरी तरह कांपा। सिकंदर को वो जान गया था कि वो उसका ड्राइवर नहीं, कोई इंटेलिजेंस का ही बंदा है। उन्हें रिपोर्ट मिली थी कि वो शक के दायरे में है और वो नज़रों में आ चुके थे। तो तुम वो शख्स, वो हवास बख्ता हुआ और सिकंदर को पहचान गया, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँच गया? वो ये ना समझ सका कि गाड़ी रोको। इस शख्स ने होश में आते वापस आते ही सिकंदर ने स्पीड और तेज़ की और यहीं वो गलती कर गया। उस शख्स ने पिस्टल सिकंदर की तरफ की, जिसे सिकंदर ने एक ही हाथ से उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी और दर्द से तड़प गया। मोबाइल छोड़कर नीचे गिरा था और घनी मूंछों वाला शख्स जान गया था कि सिकंदर से बचना मुमकिन नहीं, इसलिए वो फैसला कर चुका था कि उसे क्या करना है। मुड़ी हुई कलाई थामे वो सिकंदर की जानी मुड़ा और दर्द बर्दाश्त करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मेजर तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत जाओगे? तंज था। सिकंदर की उसीली नज़रों से उसे देखा और अब भी मुस्कुरा रहा था। हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया और बेतहाशा हंसते चला गया। और ये लड़की मलक साहब तक न पहुंची तो वो खुद पहुंच जाएंगे। वो शख्स जैसे ख्यालों में हंसते हुए बोला, बकवास बंद करो। और गुस्से से सिकंदर से कहते हुए ब्रेक लगाई, लेकिन ब्रेक न लगी। बार बार कोशिश की लेकिन ब्रेक न लगी। तो मेजर साहब, ना स्पीड कम की तो गाड़ी के साथ साथ खुद भी उड़ जाओगे। और सिकंदर को स्पीड कम करता हुआ देख कर वो फौरन बोला, तुम यहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। सिकंदर ने दिमाग को पुरसुकून किया और वो होशो हवास खोने वालों में से नहीं था, हालात को अपने रुख मोड़ने वालों में से था। अब भी हालात उसके खिलाफ थे, लेकिन दिमाग में लाहेअमल बनाने लगा। ठीक है तो फिर एक साथ मरेंगे। सिकंदर ने भी एक आंख विंग करते हुए उस शख्स से कहा। सवालिया नज़रों से सिकंदर को देखने लगा जो गाड़ी की स्पीड कम किए जा रहा था। वो शख्स घबरा गया। नहीं मेजर, स्पीड बढ़ाओ। और वो डर गया। सिकंदर अब पुरसुकून हो गया था। अब वो क्योंकि सामने वाले के दिमाग खेलने का हुनर रखता था। उस शख्स ने मोबाइल ढूंढना चाहा लेकिन मिला नहीं। देखो मेजर, तुम गलत कर रहे हो, खुद तो मरोगे। वो लड़की जो पीछे बेहोश पड़ी है वो भी जान से जाएगी। परवाह नहीं। सिकंदर अब भी पुरसुकून था। वो शख्स
सख्त जुज़बुज़ का शिकार हुआ। झट से एक बटन दबाया और फ्रंट सीट का डोर ओपन हुआ। उसको दरवाजे को खोलते हुए और अलविदा मेजर, वो शख्स इतना कहते हुए कूद गया। मेजर लब पींच कर रह गया। स्पीड दोबारा बढ़ा दी। सिकंदर इतना जानता था कि वो गाड़ी से कूदने के बाद जिंदा बचे या ना बचे, नौफल से नहीं बचेगा। तभी तो ब्लूटूथ से आवाज़ भराई। कहाँ हो सिकंदर? नौफल की परेशान आवाज़ आई बहुत मज़े में। टच मी इंजॉय। सिकंदर ने जिससे कभी मजाक ना किया था, उस वक्त उसे नौफल की बात से आग लगी। टारगेट क्लियर है। 9 लड़कियों को बाजियाब कराया है, उनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। नौफल उससे ब्रीफ करने लगा। गुड। सिकंदर गाड़ी की स्पीड को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और एक ही स्पीड पर सख्त हो गई थी। अजीब गाड़ी का अजब सिस्टम था जिसे सिकंदर के पास समझने का वक्त नहीं था। कॉल ड्रॉप हो गई थी। सिकंदर हेलो हेलो करता रह गया और उसे इतने में निदा को होश आया। सर को थामे हुए वो उठ बैठी और आंखों के आगे अभी भी धुंधलापन था। थोड़ी देर में उसे काबू करने में लगी, लेकिन गाड़ी के लगते झटके मुसलसल उसके होश ठिकाने लगा दिए। इर्द गिर्द देखते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स को देखकर हैरान रह गई। सर रेहान आप? निदा घबराई। सिकंदर ने एक नज़र निदा पर डाली जिसमें वो बेतहाशा गुस्सा था। निदा को चिड़िया जैसा दिल जोर से धड़का। सिकंदर उस गाड़ी को रोकने के तमाम जतन कर रहा था लेकिन नाकाम रहा। पापा प्लीज़ इस गाड़ी को रोकें। निदा बमुश्किल बोल पाई। उसे समझ ना आया क्या बोले। प्लीज़ गाड़ी रोकें। निदा तकरीबन चिल्लाई। बकवास बंद करो, आवाज़ ना आए। अब सिकंदर ने उसे गुस्से से लम पीछते हुए डांटते हुए कहा। वो सख्त सहम गई और पीछे सीट पर दुबक कर बैठ गई। हेलो बड़ी, आवाज़ आ रही है मेरी? ब्लूटूथ से वो नौफल से फिर से रब्ता जोड़ा। सिकंदर लोकेशन ऑन करो। नौफल की आवाज़ पर उसने फ़ौरन अमल किया लेकिन कॉल फिर से कट गई। वो इलाका खतरनाक था जहाँ उस वक़्त एवरीथिंग कर सकता था, इससे ज़्यादा वो बेबस था। मूव गाड़ी भगा लिए जा रहा था। वो सिर्फ स्टेटिंग के लिए जा चुका था जहाँ उसके स्टेप पर रज़ा ने हेडफोन साइड पर रखा था और वो अब अगले इट्स अंडर कंट्रोल सच्चे मुहिब वतन होने की आजमाइश कर रहा था। बहुत बड़े तीसमार खान हस्ती हैं ये आफ्ताब अली शाह। अभियान ने फ़ाइक को आफ्ताब अली शाह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहा था। जो बातें उसने बताई अभियान को वो पर्सनैलिटी अंडरस्टैंडिंग लगी थी। सर उन्होंने आपके फ़ोन को डेटा भी निकलवा लिया और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। फ़ाइक ने मज़ीद उसे सारी इत्तला देते हुए कहा। और फिर ठीक है फ़ाइक, तुमने बहुत अच्छा किया ये सब बताकर मेरी प्रॉब्लम हल कर दी। इतने बेताब हैं सर जी, तो फ़ाइक एक मुलाकात रखवा दो उनके साथ हमारी। सर आर यू सीरियस? फ़ाइक हैरान हुआ। अभियान ने लैपटॉप ओपन किया। सर वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। फ़ाइक ने डैम सीरियस? यस, वार्न किया, मुझसे ज़्यादा भी नहीं। एक आंख विंग करते हुए पूछा तो फ़ाइक मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जानता था कि अभियान जो दिखता है वो है नहीं और जो वो है वो कम ही दिखता है। फ़ाइक जान चुका था कि अभियान सीट के साथ टेक लगाए गहरी सोच में चला गया था और उसने आगे क्या करना था वो सारी तरतीब प्लान दे रहा था। एक बात तो तय है कि मिसिस माहिर अभियान हान, मेरी मोहब्बत की कैद से तुम निकल नहीं सकती। अब तुम ज़रूरी हो इस तरह जैसे धड़कन ज़रूरी है दिल के लिए, सांसें ज़रूरी हैं जीने के लिए। तुम ज़रूरी हो मेरे इश्क के लिए। मेरा कल्ब इश्क हो तुम जो ज़रूर मुकम्मल होगा। ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है। तुझे मिल के जाना है, जीने का तो ज़रिया है। बहुत बहुत मुबारक हो जान, आखिरकार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने वाली है। इस हवेली की मालकन बनने वाली हो। नादिया की हालाजाद बनीरा ने नादिया को छेड़ा। नादिया ने एक शर्मीली मुस्कुराहट दी। आखिरकार वाकई वह नौफल को पालेगी। अंदर तक सरशारी लिए हुए थी और वो इस बात से मत उड़ो हवाओं में। अगर मुंह के बल गिरी तो आवाज़ कानों से टकराई तो एक लम्हे में नादिया के लब सिकड़े। वो उनके दाजी की मुंह बोली बहन जुबैदा थी जिसका दिमागी तवाज़न कभी कभी काम ना करता था। सभी उसे साईं जी कहा करते थे और दाजी की वजह से उसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन नादिया को उनकी बात सख्त नागवार गुजरी। बकवास बंद करो। नादिया ने उसके करीब जाकर उसे खाना खाते हुए गुस्से से उसकी जगह से उठाया। हा हा हा, वो पागलों की तरह हंसते जा रही थी और बरीरा खौफजदा होगी क्योंकि साईं जी जो बोलती हैं वह सच हो जाता। दादी के साथ तुम भी यहाँ से निकलो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। नादिया नफरत से जुबैदा बूढ़ी को धमकाया दिया और वह ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरी। मुंह पर चोट लगने से नाक से खून बह निकला। जुबैदा घबरा गई। वो डरती लड़खड़ाती अंदर की जानिब भागी और नादिया का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। नादिया बूढ़ी है, वो बूढ़ी है, इन्हें चोट लगी है और जिस तरह शट अप। नादिया ने बरीरा को वार्न करते हुए उसे एक साथ ही रोक दिया था। नादिया ने बरीरा को डांट कर खामोश करवा दिया था और अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि नादिया बेसुकून होगी। कहीं ना कहीं वो भी साईं जी की बातों से डर गई थी अंदर से और परेशान हो गई थी।
दरवाज़ा खोले जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो वो ठटकी, वेलकम वेलकम, बहुत देर कर दी, मेहरबान। आते आते सामने पॉकेट में हाथ डाले खड़े रज़ा को देखकर मरजम का रंग फक हुआ। फ़ौरन उसे बिस्तर वापसी के लिए मुड़ी, पर रज़ा ने उसे पीछे से दबोच लिया और उसकी कमर को सीने से लगाया। रज़ा के अंदर एक अलावा दहक रहा था और वो किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था। रज़ा सोच भी नहीं सकता था कि मरजम इस कदर ख़ुद को ख़त्म कर देना चाहता था, कि अपने दिल को मार देना चाहता था, जिसने मोहब्बत के लिए एक गलत लड़की का इंतखाब किया। छोड़ो मुझे, मरजम बिन पानी की मछली की तरह तड़प गई। क्यों किया तुमने ऐसा? रज़ा जुनूनी सा हुआ, कुको क्या? और छोड़ो मुझे। मरजम एक लम्हे को सहम गई, लेकिन दूसरे लम्हे को खुद को संभाल लिया। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। रज़ा ने झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसके मुंह को हाथों में जकड़ा और पकड़कर इतनी सख्ती थी कि मरजम से दर्द ना सहा गया और रज़ा को ज़ोर से धक्का दिया। रज़ा ने उसके मुंह से हाथ हटाया और दीवार के साथ पिन किया। इस लम्हे रज़ा को खुद भी होश न था कि वो क्या कर रहा है। पागल हो क्यों क्या? तुम मुझे छोड़ो। मरजम ने पूरा जोर लगाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। पागल मिस मरजम, अब जब तुम जेल की सलाहों के पीछे जाओगी तो पागलपन क्या होता है तब अच्छे से समझ आ जाएगा। रज़ा की बात सुनकर मरजम तहक हुक दक रह गई थी, बेयकीनी से रज़ा को देखने लगी। इसका मतलब वो पकड़ी जा चुकी थी। गाड़ी अब हचकोले ले रही थी, पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, स्पीड कम हो रही थी। ऐसे में गाड़ी के ब्लास्ट होने का चांस बढ़ गया था। सिकंदर को अपनी नहीं निदा की फिक्र थी। वो अकेला होता तो इस शख्स को भी काबू कर लेता और अब तक यहाँ से निकल भी चुका होता, लेकिन निदा की वजह से वो फंस गया था। उसे कुछ भी करके निदा को बहफाजत लेकर जाना था। निदा आगे आओ, सिकंदर कुछ सोचते हुए निदा से कहा। वो डर के सिकंदर को देखने लगी। नहीं सुना नहीं तुमने, आगे आओ। सिकंदर झाड़ा तो वो थूक निकलती बमुश्किल आगे फ्रंट सीट पर आई, जिसका डोर कहीं उड़ चुका था और हवा बहुत तेज़ थी। निदा सख्त घबरा रही थी। आप गाड़ी रोक देंगे ना? निदा को अभी भी समझ नहीं आई कि वो गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे। उसकी बात सुनकर सिकंदर ने लब खींच कर एक कहर आलूद नजर उस पर डाली। मोह से खेलने का शौक है मेरा, कहते साथ ही उसने निदा को खींचकर अपने करीब किया और टूटी डाल की तरह उसके कुशादा सीने से जा टकराई और एक हाथ स्टीयरिंग पर धरे दूसरे हाथ से निदा को कमर से पकड़े खुद के मजीद करीब किया, क्योंकि वो जो करने जा रहा था उसमें बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था। निदा को बताकर वो गाड़ी से पूछ सकता था, क्योंकि वो जान गया था कि वो बहुत डरपोक लड़की है। ये क्या कर रही हैं आप? निदा उसके बेहद करीब थी। सिकंदर ने एक तिरछी नज़र उस पर झुलसा कर डाली, जो उसकी सांसों के बहुत करीब थी। दोनों की नज़रें मिली और सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर अपनी साइड वाला डोर ओपन किया और पलक चपकते ही निदा को लिए गाड़ी से कूदा था। निदा जो उसकी गहरी भूरी आंखों में खो सी गई थी और सिकंदर के यूं करने पर बेख्तियार वो तवाज़ुन खो गई, लेकिन सिकंदर ने उसे न छोड़ा और मजबूती से अपने साथ लगाए वो नीचे गिरता चला गया। निदा को उसके सीने में पीछकार खुद से लगाया हुआ था। किसी कीमती मताए हयात की तरह लड़खड़ाते हुए वो पहाड़ी से नीचे गिरते एक दरख्त के डाल को सिकंदर ने थाम लिया। उसे काफ़ी चोटें आई, लेकिन ये मामूली चोटें उस फौजी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। निदा निदा निदा, इधर देखो मेरी तरफ, सिकंदर ने उसे पुकारा। जो उसके सीने से लगी उस पहाड़ी से लटक रहे थे। दिल था कि अभी बस बाहर आने को बेताब था। निदा तुम सुन रही हो? सिकंदर ने उसे ऊंची आवाज़ में पुकारा तो उसने डर के उसके संग दिल इंसान की तरफ गर्दन उठाकर देखा, जबकि दोनों बाजू अभी भी सिकंदर के गर्दन के गिर्द हायल थे। निदा ऊपर की तरफ देखो, लुक एट, बढ़ो। सिकंदर ने उसे देखते हुए कहा। निदा ने नफ़ी में सर हिलाया और मजीद सख्ती से उसके स्किन से जाग लगी। कुछ नहीं होगा, सिकंदर जब से बोला। निदा को समझाना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। निदा ने नीचे देखा। मैं एक गहरी खाई थी। नहीं, मैं गिर जाऊंगी। बमुश्किल लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए। नहीं गिरोगी, सिकंदर ने उसे नरमी से पुकारा। निदा ने उसे डरते हुए, जस्ट लुक एट मी, और नीचे मत देखो और कुछ नहीं होगा। वो लफ्ज़ों का सहर फूंकने लगा। मुझ पर भरोसा है? धीरे से प्यार से पूछा। बेख्तियार ही निदा का सर हाँ में हिला। तो भरोसा रखो, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। सिकंदर ने दिल की गहराइयों से उसे ये कहा तो उसके लहजे का यकीन था कि निदा करने लगी। बमुश्किल ही वो लड़खड़ाती ऊपर पहुंच गई। अब नीचे झुकी वो मूव को हौसला हुआ और ऊपर की तरफ सिकंदर को हाथ बढ़ाकर उसे आने में मदद करना चाह रही थी। सिकंदर उसके प्यारे अमल पर धीरे से मुस्कुराया। वो सिकंदर था और उसे सहारों की ज़रूरत कहाँ थी। भारी वो पलक झपकते हुए ऊपर आ गया, जबकि निदा हैरत से उसे देगी, कभी अपने हाथ में, कभी उसे। सिकंदर ने झटके से उसे अपने रूबरू खड़ा किया और निदा मुकम्मल उसकी आगोश में आ गई थी। तुम पिद्दी सी मक्खी, मुझे खींच सकती हो? आंखों में शरारत जबकि लहजा तंजिया था। सिकंदर उसकी तरफ देख रहा था। मैं पिद्दी नहीं, निदा बुरा मान गई। सिकंदर हंसी दबा दी और निदा ने गौर से देखा। वो शख्स हंसता हुआ बहुत प्यारा लगता था। उसकी भूरी आंखें भी मुस्कुराती थीं। निदा उसकी
हंसी में डूब गई थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? सिकंदर ने उसे नोट किया तो निदा एकदम सटपटा गई थी और इधर उधर देखने लगी। आप वहाँ कैसे पहुँचे? अपनी झिनक मिटाने के लिए। निदा ने सिकंदर को ध्यान अपनी तरफ हटाना चाहा और यही वो गलती कर गई। सिकंदर को फिर से सब याद करवा दिया और वो यकदम संजीदा हो गया। अब उसकी आंखों में सख्त कहर था। मैंने मना किया था ना कि मरियम से दूर रहना, फिर क्यों नहीं मानी मेरी बात? सिकंदर ने उसे करीब होते हुए कहा और वो सख्त घबरा गई। मरियम का नाम सुनते ही निदा का सख्त दिल दुखा था, जिसने दोस्त होकर उसे गुंडों के हवाले कर दिया था। सिकंदर के बढ़ते हुए कदम वो सख्त डरी सहमी पीछे हो रही थी और उठती गिरती पलकें फिर से सिकंदर के गुस्से को तपकी देकर सुलाने लगी। प्लीज़, मुझे नहीं पता था कि वो अंदर। निदा को वार्न करती हुई, चुपचाप एकदम चुप, रद्द करो, रो कर, और तुम सज़ा नहीं सुन नहीं सकती। और सिकंदर ने उंगली से उठाकर उसे गुस्से से वार्न किया। वो रोती सहमती हुई आंखों से सिकंदर को देखने लगी और भीगी पलकी आंखों में नमी। एक बार फिर वो नरम पड़ गया। आप मुझे मारेंगे सर? रेहान, निदा मासूमियत से हर हाथ तोड़ते सिकंदर से पूछा तो सिकंदर मजीद सख्ती बरकरार न रह सका, क्योंकि वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इस छोटी सी लड़की की आंखों से उसे तकलीफ दे रही थी। उस अपने आंसू पूछो, सिकंदर ने कदरे नर्म लहजे में कहा तो वो सो करती आंसू साफ कर गई। न जाने अब किस जगह हैं। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, ये एक पहाड़ी है और हम यहाँ इस पहाड़ी पे तुमसे पूछा नहीं। सुंदर ने उसे डिपटा, ये आप अब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस मुश्किल में सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंचा हूँ मैं। सिकंदर के गुस्से से कहने पर वो फिर रो दी। ठीक है, रोना बंद करो। सिकंदर ने अपने जज्बों पर बांधते हुए उससे नजरें हटाई। आप मुझसे पे गुस्सा कर रहे हैं सर? वो मिनमिनाई थी। अच्छा चुप कर जाओ, ये रोना तो बंद करो यार। वो चिड़चिड़ा था और उसके रोने से अब आप डांटेंगे तो नहीं, तो रोगी तो रो भी ना। वो नीचे वाला होंठ बाहर निकाल कर बोली थी और सिकंदर ने उसको देखते ही रह गया। अच्छा नहीं डांटता। सिकंदर के कहने पर निदा की जान में जान आई। थैंक यू सर रेहान, आपने मेरी जान बचाई। निदा ने तशक्कुर से उसे सामने आते कहा। और ख़बरदार जो अपनी जगह से कोई हिला तो। किसी सख्त मर्दाना आवाज़ पर वो दोनों चौंके तो निदा तो एकदम उछली ही थी। फौरन सिकंदर के करीब हुई, आंखों में वहशत थी। कौन हो तुम? सिकंदर ने भी सख्ती से पूछा। इतने में 4-5 और बंदे वहाँ आ गए थे और उनके हाथ में बंदूकें थी। हमारे इलाके में खड़े होकर पूछती हो कौन हो हम? वो पठानों वाले अंदाज में बोलता सिकंदर के 14 तबक रोशन कर गया। तभी एक मुसीबत से नेकर दूसरी में फंस चुका था। निदा घबराई से सिकंदर का बाजू सख्ती से थामे खड़ी थी, जबकि सिकंदर वहां मौजूद सबकी हरकत और सकनात से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग किस कमाश के हैं। चलो नहीं, सरदार के पास ले चलो, इनका लीडर बोला और इन्हें चलने को कहा। सिकंदर ने खामोशी के साथ उनके साथ हो लिया। निदा, जबकि निदा ने उन्हें सख्ती से दबोच रखा था, वो सख्त डरी हुई थी और सिकंदर नहीं, उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। सिकंदर के लिए वो 5 मिनट की तादाद बहुत ज़्यादा न थी। वो 2 मिनट में उन पर काबिज आ सकता था, लेकिन ये इलाका उनका था और इस इलाके के लोगों पर हाथ उठाकर यहाँ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। उसे प्लानिंग के मुताबिक काम करना था ताकि यहाँ के से वो निदा को लेकर बहफाजत निकल सके। निदा एक बार फिर घर से फिर गायब थी और ये बात नौफल जान गया था कि निदा ही वो लड़की है जिसे मरियम ने इस्तेमाल किया। रज़ा मरियम को ब्लैक रूम में कैद कर चुका था। नौफल निदा और सिकंदर को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि सिकंदर से वह मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहा था जो नाकाम हो रही थी। माहिर मुसलसल इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो यहाँ से जाने का प्लान कर चुकी थी, लेकिन दिल था कि बार बार ये बेईमान हो रहा था। अभियान का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता, वो खुद को बेबस पाती और एकदम दिल घबराने लगता। तो रूम से बाहर आ गई। डाइनिंग रूम में महफिल सजी थी। नूर और हूर दोनों मजाक उड़ा रही थी। सरवट आंटी फरवा आंटी भी वहीं थी और माहिर एक मुकम्मल फैमिली लगी। नूर और हूर दोनों ने आज कॉलेज से छुट्टी की थी। आज उनके बाबा की शावेज की बर्थडे थी और वहीं प्लान कर रही थी कि कैसे। अरे माहिर बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ। फरवा आंटी ने उसे दरवाजे पर खामोश खड़ा देख लिया तो बुला लिया। माहिर मुस्कुराई, अंदर की जाने बढ़ी। हूर ने मुंह बनाया। चले भाभी, आप बताएं हम बाबा को आज बर्थडे कैसे विश करें, कोई अलग सा स्टाइल बताएं। नूर ने माहिर को भी बातों में शामिल कर लिया, जबकि हूर ने गुस्सा जब्त किया और माहिर के चेहरे पर एक तारीख साया लहराया। बाबा, माहिर सोच में पड़ गई। आज तक कभी बाबा से खुद से बात तक न की थी तो बर्थडे क्या विश करती हैं? आपके बाबा आपके पास हैं क्या? माहिर गमगीन होगी तो एक लम्हे को वो हाल लगी। आप बहुत सख्त खामोशी छा गई थी। अरे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते मायूसी वाली, ये घर भी आपका है और इस घर में रहने वाले, खुद को अकेला मत समझे। सरबत आंटी ने माहिर को प्यार से समझाया। कौन सी लोकेशन है? नौफल मुसलसल वहाँ उनके सर पर खड़ा था। वो जल्द अज जल्द सिकंदर तक पहुंचना चाहता था। लास्ट टाइम जो लोकेशन कनेक्ट हुई थी तो उसी के तवसत नौफल इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था।
سر علاقہ غیر اور وہ سر پریشانوں کا علاقہ ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے نکلنا ناممکن۔ اور وہاں انفارمیشن دی، وہاں کیسے پہنچ گئے؟ نوبل حیران تھا۔ سر، جہاں سکندر سر کی لاسٹ لوکیشن ملی وہاں سے قریب وہ علاقہ شروع ہوتا ہے اور وہاں تک پھیلا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا، بس دعا کریں سر سکندر اس علاقے میں نہ پہنچ جائیں ورنہ بہت گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ وہاں خود بھی پریشان ہو گیا تھا اور ہمیں وہاں جانا چاہیے، انہیں ہماری ضرورت ہوگی، میری بہن ہے وہاں، ہمیں جانا ہوگا۔ نوبل خود کلامی سے کہتا، پریشان لگا۔ سر آپ کو سر سکندر پر بھروسہ نہیں؟ کیا آپ کو ان کی قابلیت پر شک ہے؟ رضا کے بولنے پر وہ دونوں چونکے۔ نہیں، کوئی شک نہیں، مجھ سے زیادہ بھروسہ ہے، لیکن اس وقت مشکل میں وہ ہے اور اسے ہماری ضرورت ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ نوبل تفصیل سے بولا، سر آپ ایموشنل ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کی یہاں کتنی ضرورت ہے، یہ کیس ابھی چل رہا ہے اور ہم نے دشمنوں کے دم پر پاؤں رکھا ہے اور جب وہ چپ تو ہرگز نہیں بیٹھیں گے، ایسے میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، آگے جیسے آپ مناسب سمجھے۔ نوبل خاموش ہو گیا کیونکہ رضا صحیح کہہ رہا تھا، سکندر یار نوبل میں یہاں کسی ایک کا ہونا بہت ضروری تھا، کرنل سے بھی تمام بریفنگ کے لیے اس کا یہاں ہونا انتہائی ضروری تھا، پر دل تھا کہ ندا کو لے کر پریشان تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی لڑکی نوبل کی بہنوں کی طرح تھا۔ رضا نے آگے بڑھ کر نوبل کو تبکی دی، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بہت بہتر ہوگا۔ رضا کے الفاظ نے نوبل کے دل کو ڈھارس پا دی۔ آمین، دل سے آواز نکلی جو عرش تک پہنچی۔ سکندر اور ندا اس وقت ایک بڑے میدان میں کھڑے تھے اور ان کے قبیلے کے لوگ وہاں جمع تھے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے، سب ایک جہاں تماشا دیکھنے آئے تھے۔ ندا نے ایک لمحے کے لیے سکندر کی بازو کو نہ چھوڑا، وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ سکندر اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں طاقت سے نہیں دماغ سے جنگ لڑنی ہے۔ با ادب ہوشیار سردار رستم آ رہے ہیں، اور درباری نے بلند آواز میں سب کو ہوشیار کیا۔ یہ کہہ کر ندا کی حیرت آنکھیں کھول گئی اور بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھائے، کاندھے تک آئے، سفید بال، لمبی گھنی مونچھیں، سفید شلوار قمیض، پشاوری باز کوٹ اور پشاوری چپل، بڑی بڑی خون خوار آنکھیں، جنہیں دیکھ کر تو ندا سخت گھبرا گئی۔ ہاں حشمت بولو، کیا ماجرا ہے؟ روب دبدبے سے آواز میں وہ شخص بولا۔ سکندر کو لگا جیسے وہ کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہو، لیکن یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت تھی۔ وہ دیکھنے میں جوکر لیکن حقیقت میں ہر قانون سے بالاتر تھے۔ یہاں سکندر اپنا اصل تعارف بھی نہیں کروا سکتا تھا، فوجی، پولیس، قانون سے یہ لوگ چھپ کر یہاں آئے تھے، ایسے میں انہیں یہ پتہ لگے کہ سکندر سیکرٹ ایجنٹ ہے تو وہ شاید کچھ بھی بنا سنے سیدھے سزا سنا دیں۔ عالی جا، یہ دونوں لڑکا لڑکی ہمارے علاقے میں بغیر اجازت کے گھس آئے ہیں، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کچھ علم نہیں؟ حشمت نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ سردار نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ ہم مسافر ہیں، راستہ، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ سکندر کے جواب پر پہلے سردار کا ایک سوال داغا گیا۔ سکندر نے لب پنچے اور خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ اور یہ ہمیں زبردستی لے کر آئے ہیں اور یہ صرف ہمارا وقت برباد کیا جا رہا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اب سکندر سے مزید صبر کا دامن نہ تھاما جا سکا۔ رکو لڑکے، تم ایسے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ سردار کی روبدار آواز سکندر کے قدموں کو روک گئی۔ سردار کے ساتھ ایک اور نوجوان آ کر کھڑا ہو گیا جو گہری نظروں سے ندا کو دیکھنے لگا۔ ندا مزید سکندر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یہ اس قبیلے کا اصول ہے کہ ایک بار جو یہاں آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتا، نہ تم نہ یہ لڑکی۔ کڑک دار آواز گونجی، اور نہ ہی میں آپ کے قبیلے کا ہوں اور نہ ہی مجھ پر آپ کے اصول لاگو ہیں۔ سکندر اپنے اصولوں والا انسان تھا، کسی دوسرے کے نہیں۔ سکندر کا سخت لہجہ سب کو دم بخود کر گیا تھا۔ تبھی ندا نے سکندر کا کاندھا ہلایا۔ سکندر، یہ کون ہے؟ دھیرے سے کان میں گھس کر پوچھا۔ سکندر نے مڑ کر قہر آلود نظر ندا پر ڈالی۔ تبھی سردار پھر سے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو اکیلے جا سکتے ہو، یہ لڑکی یہاں سے نہیں جائے گی، ہم اس کا نکاح شازی سے کریں گے۔ ساتھ کھڑے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اکڑ کر کہا۔ نوجوان خوش ہو گیا، لو، اب یہ شازی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ ندا کو چھپتا ہوا سکندر نے سر جھٹکا۔ شازی لڑکی نہیں، لڑکا ہے، وہ جو سردار کے ساتھ کھڑا ہے، تمہارے ساتھ فکس نکاح کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ سکندر نے اس کے نالج میں اضافہ کیا اور اس کے ساتھ طنز ماری۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ندا سامنے اس نوجوان کو دیکھ کر جھرجھری لی اور سکندر کی جانب بڑھی۔ آپ کو میرے لیے یہ جنگلی لمبے بالوں والا لڑکا نما لڑکی ہی پسند آنا تھا اور کوئی نہیں ملا؟ اور ندا ہفکی سے گھبراتے ہوئے بولی، قبیلہ بھرا پڑا ہے، بولو، بلکہ حکم کرو۔ سکندر نے زج کیا، تو توبہ ہے، آپ بندہ کوئی پڑھا لکھا ویل ایجوکیشن پلس فوجی ڈھونڈ سکتا ہے، نہ کہ یہ جنگلیوں کی جنجال پورا۔ ندا نے دانت پیستے ہوئے ہفکی سے کہا، انڈائریکٹلی مجھے کچھ کہنا چاہ رہی ہو تم؟ سکندر نے اسے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ سکندر کی نظروں سے پزل ہونے لگی تھی، دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ تم دونوں گٹرگو کر رہے ہو؟ حشمت نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا جو ان دونوں پر سردار کی کوئی ویلیو نہیں دے رہے تھے۔ سردار، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سکندر نے بمشکل ندا کے معصوم چہرے پر نظریں ہٹائیں۔ کیا مسلمان ہے؟ اچانک سوال پر غصہ آ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا لڑکے، یہ جو الٹے سوال
उल्टे सवाल कर रहे हो। हशमत ने बंदूक तानी, मेरा सवाल भी वही है। सिकंदर बिना डर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान हैं। सरदार ने गुस्सा जब्त करते हुए दांत पीसते हुए कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं। बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा। धड़कते दिल के साथ निदा ने सिकंदर के पुरसुकून चेहरे को खोजना चाहा। क्या कहना चाहते हो तुम? सरदार ठिठका। ये लड़की जिसके निकाह की बात आप कर रहे हैं शादीशुदा है और निकाह के ऊपर निकाह नामुमकिन है। तुम झूठ बोल रहे हो। साथ खड़ा नौजवान आग बगोला हुआ। सिकंदर ने एक घूरी उस शख्स को नवाजा और निदा का थामे में वहां से निकलने लगा। सरदार, सरदार ठहरो। सरदार रुकाया और फिर सिकंदर फिर रुका। अब इस मोछड़े को क्या तकलीफ है, ये जाने क्यों नहीं दे रहा? निदा जिच आ गई थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इसका निकाह हुआ है? सरदार अब फार्म पे आ गया था। कबीले वालों में चिमक शुरू हो गई थी। सरदार और सिकंदर आमने सामने थे। वो शादी शख्स भी सरदार के हमकदम थे। हम हनीमून पर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी गाड़ी में जा गिरी। बमुश्किल हमने अपनी जान बचाई। सामान के साथ निकाह के पेपर्स भी गाड़ी में के साथ ब्लास्ट में उड़ गए। आप अपने आदमियों को भेजकर चेक करवा लें, शायद कुछ टुकड़े मिल जाएं। सिकंदर ने वहीं खड़े खड़े कहानी गढ़ दी और वो अब आंखों में आंखें बातें करने लगे। मतलब ये लड़की तुम्हारे निकाह में है? इस हशमत ने दोबारा तस्दीक की। हाँ हाँ, क्या अब लिख कर दे दूँ? सिकंदर ने गुस्से में दांत पीसते हुए घुराते हुए कहा, हाँ लिख कर तो देना पड़ेगा। सरदार ने मूंछों को ताव दिया। सिकंदर के इस बात पर कान खड़े हुए। क्या मतलब है? ठंडे ठार लहजे में दरियाफ्त किया। निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं, लेकिन किसी और के साथ। अगर ये लड़की तुम्हारे निकाह में है तो तुम्हारे साथ दोबारा निकाह जायज़ है और तुम इसके साथ दोबारा निकाह करके साबित कर दो कि ये तुम्हारी बीवी है। हशमत ने सिकंदर को पूरा हशमत ने सिकंदर को पूरा घेर लिया। और क्या बकवास है? सिकंदर को गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मतलब तुम झूठ बोलते हो। फिर इस लड़की से मेरा निकाह होगा। उस शाजी ने हाथ बढ़ाकर निदा की कलाई पकड़नी चाहिए, लेकिन उसके बढ़ते हाथ पर सिकंदर का हाथ अपना दबाव डाल चुका था। निदा का चिड़िया जैसा दिल बेतहाशा धड़क रहा था। माहिर गाड़ी में बैठी ड्राइव को अभियान के ऑफिस का बोल कर सोचों में घूमती और अभी बीजान के लिए बहुत परेशान थी। वो बीजान से मिलना चाहती थी, लेकिन सब कुछ नामुमकिन लग रहा था और यहाँ से वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए जाने का फैसला किया। पर जाने से पहले एक नज़र अभियान को देखना चाहती थी। बामुश्किल सरवत आंटी से इजाज़त लेकर वो करीबी मार्केट का कहकर निकली थी और अब ऑफिस के गेट पर खड़ी थी। शशोपंज का शिकार थी कि अंदर जाए या नहीं, यहीं से रफू चक्कर हो जाए। बहुत सोचा और कदम खुद ब खुद अंदर की जानिब उठे। नंबर डायल किया जा चुका था, कॉल जारी थी और फ़ोन उठा लिया गया। नवाब अभियान, परवेज़ खान। आवाज़ में रोब, दबदबा और गराहट थे। एक लम्हे को अभियान चौंका, नंबर दोबारा देखा और उसकी छठी हिस्स ने उसे खबरदार किया। क्या हुआ? सांप सूंघ गया क्या? मजीद गुलफशानी हुई। कौन? संभल कर सवाल दागा गया। मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। नवाब अब की बार पूरे गुस्से भरी आवाज़ कान से टकराई। एक तो धीमी मुस्कुराहट अभियान के लबों को छूगी। आफ्ताब अली शाह। लहजा एकदम बदला। हाँ, आफ्ताब अली शाह, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अच्छी तरह जान लो। लहजा अब भी गुर्राहट थी। जानता तो बहुत अच्छी तरह से हूँ आपको, अभियान ने चेयर के साथ टेक लगाते हुए पुरसुकून होते हुए कहा, लेकिन शायद आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते। अब की बार अभियान का लहजा थोड़ा सर्द हुआ। तुम्हें भी जानता हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी। वो दो खूबसूरत बहनें हैं तुम्हारी। आफ्ताब अली शाह। अभियान गुस्से की आखिरी इंतहा पे था। ना 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 बच्चे, इस खेल को ना खेलना, पुराना खिलाड़ी हूँ इस खेल का। आफ्ताब अली शाह ने तंज किया। आफ्ताब अली शाह उर्फ पाशा। बच्चों को किडनैप करके इन्हें बेचना, उससे भीख मंगवाना, लड़कियों को व्यापारी करना और ड्रग्स स्मगलर करना मुलविस। आज तक पुलिस पहुंच नहीं सकी तुम तक अपना सबूत के, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जो तुम्हें सीधा फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हैं। अभियान ने गुस्सा जब्त करते हुए संभल कर वार किया और अभियान के सरसपाट लहजे के अल्फाज आफ्ताब अली शाह पर बम बनकर फूटे। कुछ लम्हे तो वो बोल न पाया। क्या चाहते हो तुम? आफ्ताब अली शाह का लड़खड़ा लहजा अभियान के चेहरे की मुस्कुराहट को वापस ले आया। अब की बार खड़ा ऑफिस की विंडो से बाहर देखने लगा। आफ्ताब अली शाह, एक डील करते हैं, क्या ख्याल है? अभियान अब प्लानिंग कर चुका था क्या उसे करना है। कैसी डील? आफ्ताब अली शाह चौकन ना हुआ। तुम्हें बेटी चाहिए, मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। आफ्ताब अली शाह फौरन हामी भर गया। फ़ोन बंद हुआ। अभियान मुस्कुराता हुआ मुड़ा, लेकिन एकदम ठग गया और आंखों में ढेरों